हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर रिचेस्ट वुमेन कौन है? ये है सावित्री जिंदल ऑफ द जिंदल ग्रुप विद द नेटवर्थ ऑफ 3,540 करोड़ यूएस डॉलर्स। डू यू नो सावित्री जिंदल इंडिया के अंदर जिंदल ग्रुप की हेड हैं और आज के वीडियो में हम जिंदल ग्रुप के बारे में ही बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि जिंदल ग्रुप आखिर कितना बड़ा है और स्टोरी क्या है जिंदल ग्रुप की। तो अगर आप जिंदल ग्रुप की इस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं देन स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जिंदल ग्रुप की। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर अगर हम महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करें तो ये सभी स्टेट अपने कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और आईटी हब्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हरियाणा किस चीज के लिए जाना जाता है तो शायद आप कहोगे कि दूध, लस्सी या फिर रेसलर्स जो हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे मेडल्स लेकर आ चुके हैं। नाउ हरियाणा इज नॉट जस्ट पॉपुलर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। चलिए अब बात करते हैं जिंदल ग्रुप के जिन्होंने जिंदल अंपायर को खड़ा किया। उनका नाम है ओपी जिंदल यानी कि ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल 7 अगस्त 1930 में नलवा जो कि एक विलेज है हरियाणा में वहां पे बॉर्न हुए थे। ही वॉज अ फार्मर सन और उनका ये विजन था कि उन्हें इंडिया को स्टील इंडस्ट्री के अंदर सेल्फ रिलायंट बनाना है। जब ओम प्रकाश जिंदल बॉर्न हुए थे तो इंडिया वॉज अंडर द कोलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिशर्स और जब सालों बाद इंडिया आजाद हुआ इन द ईयर 1947 तो इंडिया के अंदर भुखमरी और पॉवर्टी जैसी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी और इन सारी प्रॉब्लम्स को इवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडिया एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ये भुखमरी और पॉवर्टी जैसी सिचुएशन को खत्म किया जा सके। उस टाइम पे इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो इनिशिएटिव था वो टाटाज और बिरलास ने लिया और उन्होंने इंडस्ट्रियल प्लांट्स को बनाना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज को बनाना स्टार्ट किया जहां पर वो काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने लगे। लेकिन यहीं पे ओम प्रकाश जिंदल जी का भी ये विजन था कि वो इंडिया के लिए इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काम करना चाहते थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो चाहते थे कि इंडिया अपने ऊपर निर्भर हो। लेकिन आखिर वो अपने इस विजन को पूरा कैसे कर पाते क्योंकि वो तो एक नॉर्मल से फार्मर के बेटे थे। इसलिए अपना विजन पूरा करने के लिए वो कोलकाता में अपने भाइयों के साथ गए जहां पे उन्होंने स्टील ट्रेडिंग का काम शुरू किया और कोलकाता जाने के बाद उन्होंने एक पाइप फैक्ट्री स्टार्ट करी लिलुआ में जो कि कोलकाता में है इन 1964। यहाँ पे उन्होंने पाइप्स की ट्रेडिंग चालू करी लेकिन जिंदल इंडिया लिमिटेड नाम की ये कंपनी पाइप्स खुद नहीं बनाती थी। ये क्या करते थे, ये इंडियन टाटा ट्यूब्स लिमिटेड से उनके पाइप्स को खरीदते थे जो कि वो रिजेक्ट कर देते थे और वापस से उन पाइप्स को रिपेयर करके फिर उन्हें बेचते थे। लेकिन जब टाटा ट्यूब्स को ये चीज पता चली तो उन्हें ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि ओम प्रकाश जिंदल जी उनके रिजेक्टेड पाइप्स को रिपेयर करके आगे फिर बेच रहे हैं और इसलिए उन्होंने ओम प्रकाश जिंदल जी को बुलाया और उनसे कहा कि वो इस तरीके की ट्रेडिंग को बंद कर दे। साथ ही साथ उन्होंने ओम प्रकाश जिंदल जी को ये भी कहा कि अब वो बड़े पाइप्स उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि उन्हीं बड़े पाइप्स को छोटे छोटे पार्ट्स में उनको प्रोवाइड करेंगे, जो कि उन्होंने जानबूझ के इसलिए किया ताकि ओम प्रकाश जिंदल जी इन पाइप्स को रिपेयर करके आगे इनका कुछ भी बनाकर ना बेच सके। लेकिन फिर भी उन्होंने इन छोटे पाइप से भी काफी सारी स्टील की चीजें बनाना शुरू करी। लेकिन ये बात भी इंडिया टाटा ट्यूब्स तक पहुंच गई और ये जानने के बाद उन्होंने ओम प्रकाश जिंदल जी को पाइप्स देने से ही मना कर दिया। जब उन्होंने ओम प्रकाश जी को पाइप्स देने से मना कर दिया तो अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि वो अपनी उस फैक्ट्री को चला पाए। इसलिए उनके भाई और वो वापस अपने घर चले गए और घर जाने के बाद उन्होंने और उनके भाइयों ने ये डिसाइड किया कि अब वो स्टील पाइप्स को खुद मैन्युफैक्चर करेंगे एंड दिस इज हाउ द जिंदल ग्रुप्स माइटी एम्पायर वाज स्टार्टेड। लेकिन उस टाइम पे ओम प्रकाश जिंदल जी के लिए इन पाइप्स को मैन्युफैक्चर करना आसान नहीं था क्योंकि पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारी जो मशीन्स थी ये इंपोर्ट करी जाती थी बाहर से क्योंकि इन मशीन्स को इंडिया
में नहीं बनाया जाता था और इन मशीन्स को इंपोर्ट करने के लिए काफी पैसा भी चाहिए होता था। और इसलिए ओम प्रकाश जी ने ये डिसाइड किया कि वो मशीन्स को इंपोर्ट करने की बजाय उन्हें खुद बनाएंगे, यानी कि वो मेड इन इंडिया मशीन्स को यूज करेंगे। आपको बता दूं कि ओम प्रकाश जिंदल जी मशीन्स में हमेशा से काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। वो कोई इंजीनियर तो नहीं थे, लेकिन उनको मशीन्स की काफी ज्यादा समझ थी। लोग कहते हैं कि वो मशीन्स की आवाज सुनकर पहचान लेते थे कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। स्टील पाइप्स को खुद मैन्युफैक्चर करने के लिए ओपी जिंदल ने हिसार के अंदर अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट करी थी, which was जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड। यहाँ पे वो स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे और मशीन्स को भी खुद ही बनाते थे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा कम आती थी। लेकिन 1991 में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाता है, जिसकी वजह से जो भी मैन्युफैक्चरर्स मशीन्स को इंपोर्ट कर रहे थे, अब उनके पास पैसे ही नहीं बचते हैं कि वो मशीन्स को बाहर से इंपोर्ट कर पाए। जब ओपी जिंदल साहब ने इस चीज को देखा तो उन्होंने इस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद मेड इन इंडिया मशीन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसके लिए 1992 में उन्होंने रायपुर में एक नई फैक्ट्री को स्टार्ट किया। ना ओम प्रकाश जिंदल जो थे वो काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ थे, जिसकी वजह से वो लोगों से मिलते रहते थे, उनका हालचाल लेते रहते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे और साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते थे। जैसे कि उन्होंने इस इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद किया कि उन्होंने जब देखा कि लोग मशीन्स को नहीं इंपोर्ट कर पा रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद मेड इन इंडिया मशीन्स को बनाएंगे। तो जब उनके इस बिहेवियर को लोगों ने देखा तो लोगों में उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में उतर गए। सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में उतरने का उनका ये रीजन था कि वो लोगों तक और भी ज्यादा एक्सेसिबल होने चाहते थे और लोगों के लिए सोशल वर्क के अंदर काम करना चाहते थे। वो हरियाणा में हिसार से 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं और जब इस टाइम पर वो सोशल वर्क और पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनका बिजनेस जो था वो भी काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा था। उनके भाइयों ने बिजनेस को अच्छे से संभाल रखा था, साथ ही साथ उनके बेटों ने भी बिजनेस की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन 31 मार्च 2005 में उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई और इस टाइम पे वो हरियाणा के एनर्जी मिनिस्टर थे। उनकी डेथ से पहले उन्होंने पूरा लेआउट तैयार कर लिया था कि उनके किस बिजनेस को उनका कौन सा बेटा ऑपरेट करेगा और किस तरीके से वो अपनी वेल्थ को डिवाइड करेंगे अमंग हिज ऑल द सन्स। साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि उनकी वेल्थ को पूरी तरीके से ओन करेंगी उनकी वाइफ सावित्री जिंदल, व्हिच इज व्हाई सावित्री जिंदल आज के टाइम पे सबसे रिचेस्ट वुमेन है इंडिया के अंदर। ओपी जिंदल के 4 बेटे हैं। पृथ्वीराज जिंदल जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं, उसके बाद सज्जन जिंदल, उसके बाद रतन जिंदल और सबसे छोटे नवीन जिंदल। ओपी जिंदल की डेथ के बाद उनके सारे सोशल वर्क और पॉलिटिक्स को उनकी वाइफ सावित्री जिंदल ने टेक ओवर कर लिया और वो भी पॉलिटिक्स के अंदर उतर गई और उनके बिजनेस को मैनेज करने लगे उनके 4 बेटे। चलिए अब 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ कि उनके सारे बेटे जो हैं वो किस किस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं अंडर द जिंदल ग्रुप। तो अगर उनके सबसे बड़े बेटे पृथ्वीराज जिंदल की बात करें तो ये जिंदल सॉ लिमिटेड को ऑपरेट करते हैं, व्हिच वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1984। ये कंपनी उत्तर प्रदेश के मथुरा से स्टार्ट की गई थी। ये डक्टाइल पाइप, सॉ पाइप्स और सीमलेस स्टील पाइप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और इनके क्लाइंट्स में काफी बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल एंड आईओसीएल। साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर भी हैं, जहां ये अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप, यूएई और यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। इस कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो 13,570 करोड़ रुपीस इसकी नेटवर्थ है। लेकिन आपको बता दूं कि पृथ्वीराज जिंदल जो कि इस कंपनी को ऑपरेट और ओन करते हैं, उनकी नेटवर्थ अमंग ऑल द 4 ब्रदर्स सबसे कम है। चलिए अब बात करते हैं ओपी जिंदल के दूसरे बेटे सज्जन जिंदल की। सारे बेटों में से सज्जन जिंदल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बेटे माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है जिंदल ग्रुप को। जिंदल ग्रुप की नेटवर्थ का 60% ओन करते हैं सज्जन जिंदल। लेकिन हम सज्जन जिंदल के बिजनेसेस के बारे में बात करें उससे पहले हम इनके 2 और भाइयों के बारे में बात कर लेते हैं और कौन सी बिजनेसेस को वो ओन करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रतन जिंदल जो कि इनके एक और भाई हैं, वो जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी को ओन करते हैं। ये कंपनी एक लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर है जिसकी नेटवर्थ $5.38 बिलियन
डॉलर्स है। चलिए बात करते हैं इनके सबसे छोटे बेटे नवीन जिंदल की। तो नवीन जिंदल को मालिक बनाया गया जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का और वो इस कंपनी को ऑपरेट करते हैं। नाउ नवीन जिंदल अमंगस्ट ऑल द ब्रदर्स ऐसे थे जो कि पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसलिए वो अपनी मदर यानी कि सावित्री जिंदल के साथ पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में भी रहते हैं। इनफैक्ट वो कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा नवीन जिंदल एक एक्टिव पोलो प्लेयर हैं एंड ही हैज वन अ नेशनल अवार्ड इन शूटिंग आल्सो। आपको याद होगा कि ओपी जिंदल ने रायपुर में एक नया स्टील फैक्ट्री खोला था जहां पे वो मशीन्स को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे थे आफ्टर द 1991 क्राइसिस। ये वही कंपनी है जिसने अब अपने ऑपरेशंस को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर लिया है। रायगढ़ में इनका एक स्टील प्लांट है, उड़ीसा के अंदर भी इनका एक स्टील प्लांट है। इसके अलावा अंगुल उड़ीसा, बारबिल उड़ीसा और पाटरेटू झारखंड के अंदर भी इन्होंने अपने स्टील प्लांट्स को ओपन किया है। रेलवे ट्रैक्स को बनाने में इनका काफी बड़ा बिजनेस है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी ये काम करते हैं। बात करें अगर इस कंपनी की नेटवर्थ की तो इट स्टैंड्स एट 8.9 बिलियन डॉलर्स और इसके साथ साथ ये कंपनी 21,000 एम्प्लॉइज को भी एम्प्लॉय करती है। चलिए अब बात करते हैं जिंदल ग्रुप के सबसे सक्सेसफुल बेटे की, द अल्टीमेट रिस्क टेकर सज्जन जिंदल। अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से और एक क्वालिफाइड इंजीनियर होने की वजह से ये है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू द जिंदल ग्रुप्स बिजनेसेस। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद ये वापस आए तो इन्हें कुछ अलग करना था। कुछ अलग करने की चाह की वजह से ओपी जिंदल ने इन्हें मुंबई भेज दिया जहां पर पिरामिल स्टील री रोलिंग मिल को सेल किया जा रहा था। दिस मिल वाज एक्वायर्ड बाय सज्जन जिंदल और ये बन गया बाद में जिंदल आयरन एंड स्टील को विच इज जिस्को। इसके अलावा इन्होंने कर्नाटका के अंदर एक और स्टील प्लांट को ओपन किया विच वाज जिंदल विजयनगर स्टीम लिमिटेड यानी कि GVSL। नाउ इन द ईयर 2005 GVSL और जिस्को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बना JSW स्टील। इसके अलावा जिंदल ग्रुप के बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करने के लिए 1994 में ये JSW एनर्जी नाम के एक बिजनेस से मार्केट में उतरे। इसके अलावा 1999 में इन्होंने JSW इंफ्रा नाम की भी एक कंपनी शुरू की जो कि बेसिकली रेल और रोड कनेक्टिविटी में काम करती है। ये तीनों कंपनी JSW एनर्जी, JSW इंफ्रा और JSW स्टील को सज्जन जिंदल ओन करते हैं। आपको बता दूं कि JSW के सारे ही बिजनेसेस में प्रॉफिट और लॉसेस की जिम्मेदारी इन चारों बेटों की है, यानी कि आपस में अपने प्रॉफिट और लॉसेस को बैलेंस आउट कर सकते हैं। JSW स्टील, JSW इंफ्रा और JSW एनर्जी, इनके अलावा और जो नए वेंचर्स भी स्टार्ट हुए हैं, इन सभी की नेटवर्थ अगर मिलाकर बात करें तो ये 23 बिलियन डॉलर्स की है और साथ ही साथ मोर देन 40,000 एम्प्लॉइज को ये एम्प्लॉय करते हैं। आई होप आपको जिंदल ग्रुप की ये केस स्टडी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।